चर्चा करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी वैसा जगह जहां हमारा घर है और वैसा जगह जहां हम अपनी दैनिक जीवन को संपादित करते हैं, हम अपने काम करते हैं, पढ़ते हैं, ड्यूटी जाते हैं, जो कर्तव्य हो इसी पृथ्वी पर करते हैं। यानी पृथ्वी पर जीवन का वास है और प्राणी पाए जाते हैं। बाकी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में कोई ऐसी ग्रह या उपग्रह या कोई आकाशीय पिंड नहीं है जहां मनुष्य और जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां लाइफ, जहां जीवन, जहां सजीव वस्तु मिलते हैं। तो अब जानते हैं कि हम देखते हैं कि सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र और तब पृथ्वी। पहले हम लोग पढ़ते थे बच्चे में कि पृथ्वी फुटबॉल के समान गोल होती है। जब थोड़ा बड़े हो गए तो हम लोग को बताया गया कि पृथ्वी नारंगी के समान होती है, जो जिसके ऊपर ध्रुव पर चपटी होती है, ऊपर नीचे दोनों चपटी, ऊपर भी थोड़ा चपटी और नीचे भी चपटी होती है। तो जब बचपन में पढ़े थे पहला क्लास में तो बताया गया कि पृथ्वी गेंद के समान गोल है। जब हम छठे सप्ताह में पढ़ने लगे तो सर लोग बताए कि पृथ्वी जो है संतरा के समान चपटी है। अब जब कंपटीशन की पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी की अलग आकृति होती है, पृथ्वी की अलग आकृति संरचना होती है। जिसको बोलते हैं जियोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जियोड या ऑब्लेट एस्फेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑब्लेट एस्फेरॉइड। हम लोगों ने देखा कि पहला क्लास में क्या पढ़े जी? पृथ्वी फुटबॉल की तरह गोल होती है। छठा सप्ताह में पढ़े कि पृथ्वी संतरा के समान होती है, जिसके दोनों ध्रुव चपटी होती है। और अब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सर पढ़ाते हैं कि पृथ्वी की एक विशिष्ट संरचना होती है जिसको जियोड या ऑब्लेट एस्फेरॉइड कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा पृथ्वी की संरचना कैसी होती है, तो जियोड होती है, ऑब्लेट एस्फेरॉइड होती है। यह ब्रह्मांड का तीसरा सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह है। इस सन हो गए, सन से ये बुध हो गए, ये आपका शुक्र हो गए और ये हमारा पृथ्वी हो गए। तो सूर्य से तीसरा दूरी के हिसाब से ग्रह हो गए। यही ग्रह है जहां जीवन संभव है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जैसे मैंने पहले बताया, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए, अब आपके मन में यह सवाल होता होगा कि धरती का जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैं अगले वीडियो में इसका जन्म कैसे हुआ विस्तार से बताऊंगा। पहले जान ले मोटा मोटी कि इसका जन्म कहीं कहीं 4.6 अरब वर्ष मिलता है और कहीं कहीं 4.5 अरब वर्ष पहले मिलता है। तो जान ले कि पृथ्वी का जन्म 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है, आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पहले। स्पष्ट है? इतने साल पहले हमारी पृथ्वी आई और जब पृथ्वी का जन्म हुआ उस समय पृथ्वी एकदम लाल गोलाकृति है, उसके ऊपर ज्वालामुखी लावा तैर रहा था। ऐसे पृथ्वी नहीं थी।
बहुत सारी इसमें संरचना में बदलाव समय दर समय होते गया, तब वर्तमान में ऐसी पृथ्वी हमारी दिखाई दे रही है। पहले शुरुआत में पृथ्वी पर जीवन नहीं था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3 अरब 80 लाख पहले पहला सजीव प्राणी जिसमें जान था वो धरती पर आया। स्पष्ट है? बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि इस पृथ्वी में 71% जल है और 29% क्या है जी? स्थल है। यानी ज्यादा जल की मात्रा है और स्थल की मात्रा कम है। ओके, पृथ्वी की संरचना में हम सब चर्चा करेंगे। ओके, इसका घनत्व जो है पर सीसी, और इसका सिर्फ एकमात्र उपग्रह है। कौन है इसका मात्र उपग्रह? चंद्रमा, जो इसका चक्कर लगाता रहता है। आगे हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। और इसका सूर्य से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना दूरी है जी? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ध्यान देंगे, ये रहे आपके सूर्य, खूब ध्यान से समझिएगा। ये आपके सन हुए और ये आपके अर्थ हुए, तीसरे ग्रह अर्थ। सूर्य की क्या कर रहा है जी? एक नियत कक्षा में क्या करते हैं जी? क्या करते हैं इसको? इस कक्षा में ही परिक्रमा करते हैं। नियत कक्षा में क्या करते हैं जी? घूमते हैं। किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ध्यान देंगे, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर पर सेकंड। कल्पना कीजिए 1 सेकंड में जा रहे हैं 30 किलोमीटर, ठीक है ना? यानी दिल्ली जाने में इनको लग जाएगा, मान लीजिए दिल्ली यहाँ है 1200 किलोमीटर, हमारे यहाँ से है 12 गुने 30 किलोमीटर। कि वह मात्र 40 मिनट में यहां से दिल्ली पहुंच जाएंगे। पटना से दिल्ली कितने देर में पहुंच जाएंगे जी? 40 सेकंड में घूमते हैं। तो अर्थ जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की पूरी परिक्रमा करता है अपनी दिए गए मार्ग पर। तो जो एक चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उस गति को परिक्रमण गति बोलते हैं या वार्षिक गति बोलते हैं। यानी एक चक्कर लगाने में इसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसी कारण है कि एक साल 365 दिन का होता है। एक बार दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल में ये 24 जुड़ जाएंगे तो अगले साल लीप ईयर हो जाता है, यानी फरवरी 29 दिन का हो जाता है। और इस दिन हर चौथे साल एक साल 66 दिन का होता है। यही 6 घंटा जुट करके 4 साल के बाद एक साल 366 दिन का हो जाता है। तो जो जिस साल एक साल 366 दिन का होता है तो वह लीप ईयर कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे, जिसको वार्षिक गति या परिक्रमा कहा जाता है। वार्षिक परिक्रमण। ओके, इसी भ्रमण के कारण जब यह सूर्य के निकट रहता है तो गर्मी होती है और जब सूर्य से दूर रहता है तो ठंडी रहती है। ओके, और इसी गति के कारण ठंडा गर्मी आता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ओके, परिक्रमण में
पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, परिभ्रमण में अपना एक चक्कर लगा लेना, इसको घूर्णन गति बोलते हैं। परिक्रमण में परिक्रमा क्या आता है और घूर्णन में अपना एक चक्कर लगाया जाता है। घूर्णन या परिभ्रमण। तो आपने देखा कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगाती है, जिसे परिक्रमण कहा जाता है। अब जानेंगे घूर्णन या अक्षीय गति। अक्षीय गति या घूर्णन गति। तो जब पृथ्वी जो है लट्टू के समान अपने जगह घूमती रहती है, अपने अक्ष पर जब लट्टू के समान घूमती है पृथ्वी यहां पर अपने जगह पर, तो इस गति को घूर्णन गति कहते हैं या अक्षीय गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है, उस गति को अक्षीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। स्पष्ट है? यह गति कितना होती है? यह गति होती है 1610 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 1610 किलोमीटर गति से यह अपना चक्कर लगाती रहती है अपने अक्ष पर। ठीक है ना? और इसी गति के कारण जो है दिन और रात बनते हैं। जब सूर्य के सामने इसका पार्ट आ जाएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा, और जब घूमते हुए जब ई भाग जब यहाँ आ जाएगा तो और ई भाग पीछे चला जाएगा तो यहाँ रात हो जाएगा, और ई भाग पीछे वाला भाग यहाँ आ जाएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा। तो इसी अक्षीय गति के कारण, घूर्णन गति के कारण क्या होता है जी? दिन और रात होता है। जब तो घूर्णन गति जो होता है वह 1610 किलोमीटर पर आवर होता है, और जो परिक्रमा गति होता है वह 30 किलोमीटर पर सेकंड से वह चक्कर लगाता है। ओके? जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो माँ लोरिया सुनाती थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो पता चला कि ये जो चंदा मामा है यह एक उपग्रह है, और इनके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम एग्जाम में पास भी नहीं होंगे। पर बच्चे में हम लोग समझ जाते हैं कि चंदा मामा दूर के नहीं है, और जानना है तो मम्मी पापा से मैं बोलता कि हमको गाना मत सुनाओ, हमें बताओ कि चंदा की दूरी हमारे पृथ्वी से कितना दूर है, और ये चंदा है कौन। तो अब छोड़िए उन बातों को, अब काम की बात करते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। तो उपग्रह किसे कहते हैं? कि वैसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है और जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी की कक्षा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब हम चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन की प्रक्रिया को सेलेनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि चंद्रमा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आप लिखेंगे सेलेनोलॉजी, और इसी सेलेनोलॉजी के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी चंद्रमा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी से इसकी दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। कितना दूरी है? 3,84,365 किलोमीटर। अगर आपको ऑप्शन में याद नहीं रहे तो आप 365 दिन याद रखेंगे, 1 साल वाला।
ओके। और जिस तरह पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक चंद्रमा भी अपनी कक्षा में घूमते हुए वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी के समान चंद्रमा भी अपने अक्ष पर लट्टू के समान नाचता है। यानी जितने भी ग्रह उपग्रह आकाशीय पिंड है सब अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। हम लोग जैसा नहीं कि खाली है सो गए बस, कुछ नहीं, लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं। अरे देखो, तुमको कमाने के लिए माता पिता कितना मेहनत करते हैं, तब तुम्हारे लिए 2 दिन की रोटी लाते हैं। तो आपको भी आगे बढ़ना और सफल होना है। तो मून के बारे में चर्चा करते हैं। तो मून जो है अपने अक्ष पर क्या करता है जी, घूमता रहता है। और यह घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है कितने दिन में? 27 दिन 8 घंटे में। कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में इसको? 27 दिन 8 घंटा। और इतना ही दिन लगता अपना एक अक्ष पूरा करने, एक बार अपना घूमने का, तो उसको भी 27 दिन 8 घंटे लगेगा। और इतना ही देर में वह पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी इसका परिक्रमण अवधि और अक्षीय गति दोनों बराबर है, 27 दिन 8 घंटा। स्पष्ट है? अब देखिए, चूंकि यह 27 दिन में पूरा घूमते हुए अपने जगह पर चला आता है, 27 दिन लगभग 5 घंटे में या 8 घंटे में जहां पर था फिर घूम करके वहीं पर चला आता है। इसे ही नक्षत्र मास कहा जाता है। क्या बोला जाता है जी? नक्षत्र मास। तो नक्षत्र मास का अवधि कितना दिन होता है? 27 दिन 5 घंटे। और ऐसे महीना कितने दिन होती है? महीना कितने दिन की होती है? खत्म हो गया। महीना कितने दिन होती है बताइए? 30 दिन का। जबकि चंद्रमा का नक्षत्र मास कितने दिन होता है? 27 दिन 5 घंटे का। जबकि हम लोग का एक माह कितने दिन का होता है जी? 30 या 31 दिन का होता है। ओके, अब ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। इस चंद्रमा जो है, इस चंद्रमा, इसका व्यास जो है, इसका व्यास यहां से यहां तक, इसका व्यास वो है 3480 किलोमीटर। और इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। तो मोटा मोटी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं सुपर मून या ब्लू मून। सुपर मून या ब्लू मून। तो जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा जब पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है, जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है, तो जब निकट कोई वस्तु आएगा तो बड़ा दिखाई देगा ना जी? क्या जी? तो यह बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है और इसकी चमक भी ज्यादा हो जाती है। तो जब जो है चंद्रमा पृथ्वी के काफी निकट आ जाती है तो वह 14% बड़ा दिखाई देती है। 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देती है अपने से, जितना आकार है उससे 14% अधिक बड़ा दिखाई देती है। पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, लेकिन जब निकट आ गया तब इसे थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगा, यानी 14% और बड़ा हो गया और 30% ज्यादा चमकदार हो गया। तो जब पृथ्वी के ज्यादा निकट आ जाता है कौन? चंद्रमा। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के ज्यादा निकट आ जाता है तो वह 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो इसी बड़े तारा को, इसी बड़े चंद्रमा को सुपर मून कहते हैं, क्योंकि इसका आकार बड़ा हो जाता है तो वह सुपर हो जाता है।
ओके। पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाती है तो वह 14% बड़ा दिखाई देने लगता है और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देने लगता है। तो इसी बड़ा और चमकीले चांद को सुपर मून कहा जाता है। ओके, या इसको फुल मून कहा जाता है। अब दूसरा शब्द आता है ब्लू मून। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब किसी महीना में, किसी माह में दो दो बार पूर्णिमा आती है। किसी मंथ में कितने, एक महीना में 2 पूर्णिमा आ जाएगी, एक मंथ में 2 पूर्णिमा आएगी। नियम है कि एक मंथ में सिर्फ एक ही पूर्णिमा आएगी, लेकिन जब किसी खास महीना में 2 पूर्णिमा आ जाएगी, यानी 2012 में अगस्त महीना में, अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा आई थी। एक 2 अगस्त को और एक 31 अगस्त को। तो जब किसी एक महीना में 2 बार पूर्णिमा आ जाती है तो इसे ही ब्लू मून कहते हैं। स्पष्ट हो गया ना जी? जब किसी महीना में 2 बार पूर्णिमा आ जाती है, यानी वर्ष 2012 में अगस्त महीना में 2 तारीख को पूर्णिमा थी और 31 तारीख को भी पूर्णिमा थी। तो इस माह को ब्लू मून कहा जाता है। और इस साल को 2012 साल को क्या बोलेंगे जी? ब्लू मून ईयर बोलते हैं। तो ऐसा 2012 में हुआ था और 2018 में भी हुआ था। स्पष्ट है? अब ध्यान देंगे चंद्रमा के कुछ और पहलू के बारे में। तो चंद्रमा इतनी खूबसूरत थी, बचपन में माता पिता, जगिए, बचपन में माता पिता लोरिया सुनाते थे बच्चों को अपने। ओके, तो जब हम लोग बड़े हुए तो हमारे वैज्ञानिक लोग सोचे कि जो माँ लोरिया सुनाती थी तो चंद्रमा आखिर में है क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने चंद्रमा पर अभियान किया गया। भारत ने चंद्रमा पर 3 अभियान भेजे हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन गए थे। कब गए थे जी? 1969 में सबसे पहले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो है चंद्रमा पर गए थे, चंद्रमा सतह पर उतरे थे। ओके, और भारत ने अपना 3 अभियान किया है, अब तक चंद्रमा भेजा है, अपने उपग्रह को भेजा है। पहला अभियान था चंद्रयान 1 जो 2008 में भेजा था। उसका भेजने का मकसद था कि चंद्रमा के सतह पर पानी है कि नहीं, चंद्रमा पर पानी है कि नहीं, इसके बारे में पता लगाना। दूसरा भारत अभियान क्या था 2019 में? चंद्रयान 2 जिसका नाम था। यह क्या हुआ? यह देखिए, जब कोई कृत्रिम उपग्रह जब उससे कक्षा में जाती है तो जब वो उतरती है, उस मान लीजिए कि एक कलम है, कलम को हम चंद्रमा भेजना है, तो चंद्रमा पर जब जाएगा, मान लीजिए चंद्रमा पर, तो आराम से यहाँ उतर जाएगा और ये अपना काम करना शुरू करेगा। तो इसे सॉफ्ट लैंडिंग बोला जाता है। लेकिन जब यह आराम से उतर नहीं और संपर्क टूट जाए, काम करना बंद कर दे, तो क्या होता है? फेल कर देना होता है। तो 2019 में इसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ, ठीक है ना? लेकिन इसका ऑर्बिटर काम करते रहा, तो यह आंशिक रूप से सफल रहा। ऑर्बिटर, लैंडर, लॉन्च पैड, ये सब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना? ओके, तो 2019 में चंद्रयान 2 चंद्रमा का स्थल के बारे में, चंद्रमा का उसके क्या
खनिज है, किस चीज से चंद्रमा बना है, इसके बारे में और दक्षिण ध्रुव के बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन यह आंशिक रूप से सफल रहा। अब इसी सफलता को पुनः सुधारने के लिए 30 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 विक्रम रोवर सफलतापूर्वक लैंड कर गया वर्ष 2024 में, और वह भारत दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। इसके पहले यहां कोई नहीं गया था, कोई देश नहीं गया है। यह बहुत ठंडा जगह है, एकदम बीहड़, और इसी पर भारत में सफलतापूर्वक अपनी गलतियों को सुधारते हुए 2024 में चंद्रयान 3 की तरह लैंड कर गया। और चौथा अभियान 2027 में होने वाला है, चंद्रयान 4। ओके, अब ध्यान दीजिए, जहां हमारा विक्रम लैंड किया उस स्थान को दक्षिण ध्रुव पर है, चांद के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम लैंड किया। उस स्थान को नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, शिव शक्ति नाम दिया। उसका नाम क्या दिया गया? शिव शक्ति। तो पूछ सकता है एग्जाम में, शिव शक्ति कहाँ है? तो शिव शक्ति चंद्रमा पर है, जो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव है, यहीं पर लिमनिट पर्वत स्थित है। ओके, और चंद्रमा पर एक धूल भरी आंधी आती है। एक जगह कहाँ आती है जी? चंद्रमा पर एक जगह धूल भरी आंधी आती है। जैसे भारत में सहारा मरुस्थल है, वैसे ही चंद्रमा पर धूल भरी आंधी है, धूल भरी मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है? शांति सागर नाम है। स्पष्ट है? अब आता है जहां चंद्रमा पर अपोलो अंतरिक्ष यान अमेरिका का उतरा था, उसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। उसको क्या कहा गया जी? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो कुल मिलाकर के हम लोग चंद्रमा के बारे में आज अध्ययन कर लिए। जानेंगे पृथ्वी का बहन कौन ग्रह कहलाता है और क्यों कहलाता है। तो ध्यान देंगे, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र है। ये हमारी अर्थ हो गई, और ये हमारी शुक्र हो गया, सैटर्न। तो दिखने में पृथ्वी के जैसा ही शुक्र दिखाई देता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, इसी कारण पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का बहन कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी का बहन शुक्र ग्रह है। आगे जानेंगे कि हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह को छोड़ करके, वो कौन कौन से 2 ग्रह हैं, याद कर लेंगे। भी और यू। भी से क्या होता है? वेनस और यूरेनस। ये 2 ग्रह हैं जहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, इन दोनों को छोड़ करके, सन से, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह याद कर लेंगे। इसका इंग्लिश नाम भी लिख रहे हैं। ये पहले हुए, इसका हिंदी नाम हुआ बुध, और इंग्लिश नाम हुआ इसका मरकरी। दूसरा हो गया आपका शुक्र,
इसका इंग्लिश नाम हुए वीनस। यही जो है सूर्योदय यहाँ पर पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। उसके बाद आता है पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मंगल, इसको इंग्लिश नाम मार्स। उसके बाद से आता है जुपिटर, बृहस्पति, जिसका इंग्लिश नाम जुपिटर है, जुपिटर। फिर उसके बाद जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, शनि, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सैटर्न। फिर आता है यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं, अरुण, यूरेनस। ध्यान देंगे, यही यूरेनस और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं, अरुण और वरुण, जिसका नाम इसको बोलते हैं वी और इसका नाम यू। वीनस और वेनस और यूरेनस, यही दो ऐसा ग्रह है जहां सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। यानी यह घड़ी के क्लॉकवाइज घूमता है। घड़ी जैसे घूमती है, मान लीजिए घड़ी हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो ये घड़ी मेरी है, तो घड़ी घूमती है, कैसे घूमती है? घड़ी इस तरह घूमती है ना जी, क्लियर? तो ये क्या होगा जी? क्लॉकवाइज हुआ। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरब से पश्चिम घूमती है। कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम। मान लीजिए यहां सूरज है, ये सूरज है और यहां पर कोई गोला वस्तु है। मान लीजिए ये मेरा पूरब है और ये पश्चिम है, क्लियर? तो जब ये पूरब से पश्चिम घूमेगी, रुक लो, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पहला बुध होता है, जिसको इंग्लिश में मरकरी, दूसरा शुक्र होता है, जिसको वीनस बोलते हैं, तीसरा पृथ्वी होता है, जिसको अर्थ बोलते हैं, चौथा मंगल होता है, जिसको मार्स बोलते हैं, पांचवा बृहस्पति होता है, जिनको जुपिटर बोलते हैं, और छठा शनि होता है, सैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, सातवां अरुण होता है, यूरेनस बोलते हैं, और आठवां जो ग्रह है आपका नेपच्यून, जिसको वरुण बोलते हैं। तो जितने भी 8 ग्रह है, उस ग्रह में से वीनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह है जहां सूर्योदय कहां होता है जी? पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त कहां होता है? यहां पर पूरब में होता है। अब बाकी जो 6 ग्रह हैं पृथ्वी सहित, वहां सूर्योदय कहां होता है जी? पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम होता है। तो ध्यान देंगे, वीनस और यूरेनस, वी और यू, दो ऐसे, वी से वीनस शुक्र और यू से यूरेनस अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह है जो सूर्य की घड़ी की दिशा में घूमता है। अब बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉक घूमते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये दो ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। यही कारण है कि सूर्य के जब सूर्योदय यहां पर होता है तो पश्चिम में पहले होता है, और बाकी जो 6 ग्रह है वह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये घूमेंगे पश्चिम से पूरब।
यहाँ ये 6 ग्रह है जहाँ पश्चिम से पूरब घूमते हैं। यही कारण है कि सूर्योदय यहाँ पर पूरब में होती है और सूर्यास्त पश्चिम में होती है। जबकि भी और यू, वीनस और यूरेनस यानी शुक्र और अरुण ग्रह जो है क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं और यहाँ सूर्योदय कहाँ होता है जी? पश्चिम होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। मैं आगे मैप द्वारा बताऊंगा एनिमेटेड वीडियो में कि ये कैसे काम करता है। ओके, इसको घूर्णन गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हाँ, इसको भ्रमण गति या घूर्णन गति, जो अपने अक्ष पर घूमता है। तो घूर्णन अवधि, जिस अवधि में एक चक्कर लगाता है उसको अवधि को घूर्णन कहते हैं। ओके, यानी हमको एक चक्कर घूमने में जितना समय लगता है तो मेरा एक घूमने का अवधि घूर्णन अवधि हो गया। ठीक है, तो शुक्र जो है अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? सबसे अधिक लगाता है, 257 दिन लगाता है। और सबसे कम समय लगाता है कौन जी? 9 घंटा 8 मिनट बृहस्पति। तो सबसे पूछेगा एग्जाम में सबसे अधिक घूर्णन अवधि किस ग्रह का है? तो शुक्र ग्रह का है। और सबसे अधिक लगाता समय 257 दिन लगाता है अपना एक चक्कर घूमने में। और सबसे कम समय लगाता है जी बृहस्पति, 9.8 घंटा, या कहीं कहीं आपका एग्जाम में 10 घंटा एग्जाम में ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये भी सही है। ओके, और पृथ्वी कितना समय लगातार घूर्णन करने में अपना? 24 घंटा। ठीक है ना? ओके, यानी 24 घंटा में वह अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसी घूर्णन अवधि का दिन और रात होता है। और स्पष्ट है ना? क्लियर? अब घनत्व के हिसाब से सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का होता है। सबसे अधिक किस ग्रह का घनत्व होता है? पृथ्वी का, 5.5 ग्राम पर सीसी। ओके, और पूछेगा सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो सबसे कम घनत्व होता है शनि का। कितना होता है? 0.7 ग्राम पर सीसी। ठीक है ना? और शनि का यह कम घनत्व होने के कारण यह पानी में क्या होता है, रख दिया जाए तो पानी में तैरने लगेगा, क्योंकि इससे ज्यादा घनत्व किसका होता है? पानी का होता है। क्लियर? तो एग्जाम में पूछ देगा कि वह कौन सा ग्रह है जो पानी में तैरना शुरू कर देगा, तो आंसर क्या लगाएंगे? शनि। ओके, देखिए अब क्वेश्चन पूछ सकता है अक्षीय झुकाव यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है जी? 23.5 डिग्री। यानी मान लीजिए कोई ग्रह अगर सीधा रहे तो ऐसे रहे, लेकिन अक्षीय झुकाव रहेगा तो क्या मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा अक्षीय झुकाव। ये अक्ष पृथ्वी का अक्ष हो गया। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है जी? 23.5 डिग्री। लेकिन पूछेगा कि सबसे अधिक झुकाव किसका है? तो सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह कौन होगा जी? 82 डिग्री है। कितना डिग्री है? 82 डिग्री झुका हुआ है। कौन ग्रह? अरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। तो यह दिखने में इतना झुका हुआ है कि दिखने में लेटा हुआ लगता है, सोया हुआ लगता है। इसी कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वह कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो क्या डालेंगे आप आंसर? अरुण ग्रह। क्यों? क्योंकि आपने अक्ष पर बहुत अधिक झुकाव किया है, 82 डिग्री तक झुका हुआ रहता है। इस तरह झुका रहता है। मान लीजिए अरुण हो गया और इस तरह झुका रहेगा, एकदम ऐसे झुका हुआ है, दिख रहा है, लग रहा है कि सोया हुआ है।
क्लियर? यक्ष झुका हुआ है कि नहीं, इसीलिए इस कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब पूछेगा कि वह कौन सा ग्रह है जो सबसे कम झुका हुआ है। तो सबसे कम झुका हुआ ग्रह है बृहस्पति ग्रह, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है जी? 1 डिग्री। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पूछ सकता है आपसे कि वह कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। तो हम अभी तक जाने कि कोई भी ग्रह जो है, इतने ग्रह है, किसे किसे चक्कर लगाते हैं जी? सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन उपग्रह जो है एक किसका चक्कर लगाते हैं? जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ध्यान देंगे, ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह जो है अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं। स्पष्ट है? तो ग्रह, जैसे ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, उसी तरह उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, क्या नाम है उसका? चंद्रमा, मून। ओके। और 2 ऐसे ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और दूसरा शुक्र। पूछ सकता है वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि का। उससे कम है बृहस्पति का 97 उपग्रह। ओके। यानी इधर जो भी ग्रह है ना, बाह्य ग्रह, उनके उपग्रहों की संख्या ज्यादा है। इधर जो है दो को तो है ही नहीं। इधर जो है मंगल का सिर्फ 2 उपग्रह है। कौन कौन? फेबोस और डिमोस। और इसका कितना है? पृथ्वी का 1 ही है। अधिकांश उपग्रह जो है इधर लोग का बाह्य ग्रह का है। ओके। और सबसे अधिक उपग्रह किसका है जी? शनि का है। बृहस्पति का जो है उपग्रह है 97। और बृहस्पति का उपग्रह जो है, एक उपग्रह का नाम है गैनीमेड। वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका उपग्रह, शनि का उपग्रह टाइटन। क्या नाम है इसका? जो टाइटन घड़ी पहनते थे, टाइटन घड़ी, इसी के नाम से लिया गया है। तो टाइटन है, यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना? तो पूछेगा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। ओके। जानेंगे तापमान के हिसाब से ग्रह, यानी कौन से ग्रह है जिसके सबसे अधिक तापमान है, और कौन से ग्रह है जिसका सबसे ठंडा तापमान है। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन है? फिर चर्चा करेंगे आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। तो पहले हम चर्चा करते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ध्यान देंगे, मैं बार बार बताया हूं आप लोगों को कि ग्रहों की संख्या 8 होती है। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? आप जोर से बोलिए। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सिंपल चीज है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह, पहले हम मैप बनाते हैं, फोटो, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान देंगे, मान लीजिए ये मेरा सन हो गया, सन हो गया, सन, इस सन, सन से दूरी के हिसाब से इसके सबसे निकटतम ग्रह होता है बुध। ये आपके बुध हो गए, जिसको हम लिखते हैं बुध। दूसरा उसकी दूरी के हिसाब से क्या हो गया आपको? शुक्र। तीसरा हो गए पृथ्वी। चौथा हो गया आपके मंगल, मंगल।
पांचवा हो गए आपको बृहस्पति। छठा आपके हो गए शनि। सातवां हो गए अरुण। और आठवां हो गया आपके वरुण। ये आपके साइज साइज के हिसाब से ग्रह हो गए, आकार के हिसाब से। ओके, ऐसे ही साइज है, ग्रहों की साइज ऐसे है। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा मंगल, उससे छोटा शुक्र और सबसे छोटा बुध। तो ध्यान देंगे कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बीच कुछ आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, पट्टी के रूप में, आकाशीय पिंड समूह के रूप में पाए जाते हैं। इन आकाशीय पिंड की संख्या 45,000 के आसपास होती है। कितनी होती है जी? 45,000 के आसपास। तो इन आकाशीय पिंड के पट्टी को क्या बोलते हैं जी? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। अब इस क्षुद्र ग्रह से इधर जो भी ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और क्षुद्र ग्रह से अपोजिट यानी मंगल के अपोजिट जो ग्रह होते हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो आपको उत्तर मिल गया, आंतरिक ग्रह कौन है? यानी मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये सब आंतरिक ग्रह है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह है। यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में पट्टी के रूप में क्षुद्र ग्रह डिवाइड करते हैं। ओके, ध्यान देंगे कि जो बाह्य ग्रह है इनका आकार क्या होता है जी? बड़ा होता है। आकार क्या होता है जी? बड़ा होता है, जैसे आप देखें यहां पर। क्लियर? लेकिन घनत्व कैसा होता है जी? घनत्व कम होता है। और इनका क्या होता है जी? आकार छोटा होता है और घनत्व क्या होता है जी? ज्यादा होता है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है जी? पृथ्वी। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। यही कारण है कि या पानी में शनि तैरने लगता है। ओके, अब आइए तापमान के हिसाब से ग्रह समझते हैं। तापमान के हिसाब से ग्रह, ध्यान देंगे यहां पर और जोर से बोलेंगे। जहां बोलना है तो वहां नहीं बोलेंगे, और जहां नहीं बोलना वहां खूब बोलेंगे। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि बोलना है, आप लोग भी बोलेंगे, वीडियो देखने वाले। ओके, तो ध्यान देंगे, जो ग्रह सूर्य के जितना ही निकट होगा, जो ग्रह सूर्य के जितना ही निकट होगा उसका तापमान क्या होगा जी? उतना ही अधिक होता है। तो इस हिसाब से बुध जो है वह सबसे निकट है सूर्य का, तो सबसे अधिक तापमान किसका होना चाहिए? बुध का। लेकिन नहीं, सबसे अधिक तापमान शुक्र का होता है। क्यों? क्योंकि इसके शुक्र के वायुमंडल में शुक्र के पास सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। क्या होता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये करता क्या है कि सूर्य के तापमान को क्या करता है जी? अपने अवशोषित कर लेता है। यानी यह सूर्य के तापमान को भी अवशोषित कर लेता है और अपने तापमान को भी बाहर नहीं जाने देता है। इस कारण यह
इसकी तुलना में यह अधिक गर्म रहता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है जी? बुध न होकर के शुक्र होता है। और दूसरा सबसे बड़ा गर्म ग्रह कौन है? बुध है। अब वही चीज आप पूछेंगे कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे कि जो ग्रह सूर्य के जितना ही निकट होगा, गर्म होगा, उस हिसाब से सबसे ठंडा ग्रह वरुण होना चाहिए। लेकिन नहीं, सबसे ठंडा ग्रह होता है अरुण, और दूसरा सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? वरुण होगा। अब आते हैं आकार के हिसाब से ग्रह। तो ध्यान देंगे आकार के हिसाब से ग्रह। देख लिए कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि दूसरा बड़ा, अरुण तीसरा बड़ा, वरुण चौथा, पृथ्वी पांचवा। पूछता है पृथ्वी साइज के हिसाब से कौन सा ग्रह है? ध्यान देंगे पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। छठा हो गया मंगल, सातवां हो गया शुक्र, और आठवां हो गया सबसे छोटा ग्रह बुध। ओके, दूरी के हिसाब से कौन ग्रह होगा? तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, अब सवाल होता है तापमान के हिसाब से ग्रह। तो मैंने बता दिया तापमान, सबसे अधिक तापमान किसका होता है? शुक्र का। और सबसे कम तापमान किसका होता है जी? अरुण का। दूसरा सबसे ताप वाला ग्रह कौन है? बुध है। और दूसरा सबसे ठंडा ग्रह कौन है जी? वरुण है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। रंग के हिसाब से ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। रंग यानी कुछ ग्रह जो दिखने में कुछ विभिन्न विभिन्न रंगों के होते हैं। जैसे हम शुक्र को ही ले लें। शुक्र जो है सुबह में या शाम में चांदी की तरह दिखाई देता है, खूब चमकता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ चांदी की तरह, चांदी की तरह, ठीक है ना? या सफेद दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सफेद ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र को सफेद ग्रह बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। चांदी के रंग का कौन दिखता हुआ ग्रह है? सिल्वर ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। आखिर में क्यों? तो शुक्र के पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है जी? जो प्रकाश को चमकता हुआ दिखाई रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है जी? वहां प्रकाश जाती है तो वह चमकता हुआ प्रतीत होता है। वह प्रकाश क्या रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित कर देता है। इसी कारण जो शुक्र जो है चमकीला ग्रह, सिल्वर ग्रह या सफेद ग्रह कहा जाता है। किस कारण जी? सल्फ्यूरिक एसिड। अब दूसरा पूछेगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह किसे बोलते हैं जी? सिंपल फंडा है, नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। जल के कारण ही अंतरिक्ष से दिखने पर यह नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है लाल ग्रह। तो लाल ग्रह आपको मंगल ग्रह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को। आखिर में मंगल को लाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंगल पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा, लौह तत्व की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आयरन दिखने में कैसे लगता है जी? लाल दिखाई देता है ना जी, लोहा, आयरन ऑक्साइड। इसीलिए आयरन की मात्रा ज्यादा रहती है, इस कारण इसलिए लाल दिखाई देता है। ओके, अब बृहस्पति ग्रह को किस रंग का दिखाई देता है? तो बृहस्पति जो है चितकबरा दिखाई देता है, चितकबरा कलर। उस पर कभी लाल है पट्टी, कभी भूरा रंग का, कभी हल्का पीला एक पट्टी दिखाई देता है। तो ये पूछता है एग्जाम में कि चितकबरी ग्रह किसे कहते हैं? चितकबरा रंग का ग्रह कौन होता है? बताओ जोर से। चितकबरा रंग का ग्रह कौन होगा? बृहस्पति।
तो आखिर में बृहस्पति को चितकबरी ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके वायुमंडल में बर्फ पाए जाते हैं। जब सूर्य की किरण बृहस्पति ग्रह पर पड़ती है तो इसके वायुमंडल में बर्फ के कण होने के कारण यह परिवर्तित होकर के विभिन्न रंगों में दिखाई देती है। इसी कारण बृहस्पति को चितकबरी ग्रह कहा जाता है। अब आते हैं शनि के बारे में। तो शनि को पीला ग्रह कहा जाता है। शनि को पीला ग्रह कहा जाता है, ध्यान देंगे। ऐसे भी शनि को पीत ग्रह या पीला ग्रह कहा जाता है। आखिर में क्यों? तो इनके वायुमंडल में, इनके वातावरण में अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया के कारण यह पीला रंग दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पीत ग्रह या पीला रंग का ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को कहते हैं। अगला चर्चा करते हैं अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो है ये हरा रंग का दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हरा रंग का ग्रह कौन कहलाता है? तो अरुण को हरा रंग का ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट। तो आखिर में इसको ग्रीन क्यों कहते हैं? तो इसके वायुमंडल में मीथेन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन कर पाई जाती है? मीथेन। ध्यान देंगे, मीथेन पाई जाती है। मीथेन के कारण यह हरा दिखाई देता है। और एक अंतिम ग्रह है वरुण ग्रह, जो लास्ट ग्रह है, वह डीप गहरा ब्लू दिखाई देता है, बहुत ब्लू दिखाई देता है, एकदम गहरा ब्लू। तो आखिर में वरुण ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो इसके वायुमंडल में भी मीथेन के कण पाए जाते हैं। इनके वायुमंडल में भी, वरुण के वायुमंडल में मीथेन के कण पाए जाते हैं। इसी कारण यह डीप ब्लू दिखाई देते हैं। तो ये रहे रंगों के हिसाब से ग्रहों के बारे में। तो देखिए कि सूर्य है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अब हम लोग चर्चा करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध दिखाई दे रहा है कि बुध क्या है? सबसे छोटा ब्रह्मांड का ग्रह है, यानी सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह है, ठीक है ना। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह नहीं है। यहां पर सूर्योदय 2 घंटा पहले दिखाई देता है। सूर्योदय कितना देर पहले दिखाई देता है जी? 2 घंटा पहले, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। और चूंकि यह सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य का सबसे निकट है, तो सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर काट लेता है। एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 88 दिन में। 88 दिन में इसका 88 दिन बराबर 1 साल होता है, यानी 1 साल 88 दिन का होता है। दूसरा सबसे गर्म ग्रह है, ओके। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। और दूसरा सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध है। तो बुध क्लियर हुआ। अब आते हैं शुक्र के बारे में। तो सन से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध। और दूसरा छोटा ग्रह कौन है? कौन है? क्या नाम है इसका? शुक्र। शुक्र, वीनस, शुक्र। यह सूर्योदय पूरब में नहीं होकर के पश्चिम होता है, यानी यह क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। स्पष्ट है। और यह सबसे गर्म ग्रह होता है। सबसे गर्म ग्रह क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है।
और इसी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण यह सूर्य से आने वाली रोशनी को ऑब्जर्व कर लेता है और इसको बहुत गर्मी प्रदान कर देता है। ओके, और ध्यान देंगे जिस तरह इसका कोई उपग्रह नहीं है उस तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र। ओके, सौरमंडल का दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा और साँझ का भी तारा कहते हैं और इसकी चमक ज्यादा होती है। क्यों इसकी चमक ज्यादा होती है? इसलिए शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। तो चमक क्यों होती है? क्योंकि इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड रहती है, इस सब प्रकाश को शोषित करके चमकीला प्रदान करता है, इसलिए इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सफेद ग्रह भी कहते हैं। ओके, तो ये रहे आपके शुक्र ग्रह। अब तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह है, जो मैं बता चुका हूं, पृथ्वी। अब चौथा आता है मंगल ग्रह। तो ये आपका छठा सबसे बड़ा ग्रह है, छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, छठा सबसे बड़ा ग्रह है मंगल। तो मंगल ग्रह जो है इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसी आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसका दो उपग्रह है। कौन कौन? एक का नाम है फेबोस और दूसरा का नाम है डीमोस। यानी पूछता है एग्जाम में फेबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? तो फेबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है। ठीक है ना? इसी मंगल पर ज्वालामुखी पाया जाता है। सोलर मंडल में 3 जगह ज्वालामुखी पाया जाता है, एक पृथ्वी पर, एक मंगल पर, और तो मंगल जो है यहाँ जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पूरी सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत। क्या नाम है इसका? निक्स ओलंपिया पर्वत, जो हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा है। स्पष्ट है? अब मंगल ग्रह दिखने में कैसा होता है? लाल रंग का होता है और यह हमारे जो साइंटिस्ट है और हमारे ग्रह का एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे सौर मंडल का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है मंगल। इसीलिए समय समय पर इस पर अभियान भी किया गया है, अभियान भेजा गया है। तो सबसे पहले एक ठो क्यूरियोसिटी अभियान 2011 में अमेरिका भेजा था। इस पर क्या नाम है? क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था, जो मंगल का सतह के बारे में अध्ययन किया था। क्या नाम था? क्यूरियोसिटी अभियान रोवर। कौन भेजा था जी? अमेरिका भेजा था। क्यों भेजा था? इसके बारे में पता लगाने के लिए। और भारत ने भी, ध्यान देना है, 2023 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, जिसका नाम है मॉम, भारत ने यहां पर अपना मंगलयान भेजा था जिसका नाम मंगलयान कहा जाता है। और इसका उद्देश्य था इसके वातावरण का अध्ययन करना, इसके बारे में बारीक से जानना। और मजे की बात यह है कि यह सबसे कम दाम में ही सफलतापूर्वक अभियान को संपन्न किया गया। इतना कम दाम कि उतना में एक हॉलीवुड का पिक्चर भी नहीं बनता है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर जाने वाला देश कौन है? तो भारत जो है अपने पहले प्रयास में ही फर्स्ट प्रयास किया और पहले ही प्रयास में वो मंगल तक चला गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मंगलयान का?
कि इनके सतह के बारे में